उसी समय डॉक्टर लोहिया ने माइक लेकर वो एक वाक्य बोला था जो बाद तक पला गया। तो उन्होंने कहा था कि ये नेहरू जी, उन्होंने पत्थर कहा पत्थर से टकराने पर चोट तो लगेगी, लेकिन ये तैयार। उन्होंने हम लोगों से वचन लिया कि वादा करो कि अगर मैं इस अभियान में उतरता हूं तो तुम नौजवान लोग मेरा साथ दोगे। क्या बात है, आपकी वजह से वो इलाहाबाद लड़े। हाँ, छात्र संघ जो छात्रों की समस्याओं को उठाते रहते थे, छात्र संघ ज्यादातर जगह भंग कर दिए गए हैं या अधिकांशतः जगह चुनाव ही नहीं होने दिए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे तमाम विश्वविद्यालयों के उपकुलपति भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हो रहे हैं। आप याद करें आचार्य कृपलानी 1920 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़कर बाहर निकल पड़े थे, और तमाम ऐसे लोगों ने अपनी वकालतें छोड़ी। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन, ऐसे सब लोग, डॉक्टर कैलाश नाथ कारजू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऐसे तमाम लोग अपनी वकालत और पेशे छोड़कर बाहर निकल आए थे। तो आजकल पत्रकारिता जगत की भी आप हालत देख रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि मौजूदा स्थिति में क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब हम तो 80 साल की उम्र के ऊपर हो चुके। अपने समय में हमारे हजारों साथियों ने जबरदस्त संघर्ष किया था। अब आज के नौजवानों से अपेक्षा यही की जा सकती है कि वे इस देश की दुर्दशा को समझें, इस देश की स्थिति को समझें और एक बार इस पर विचार करें। इस देश में जो हालत है इस समय, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, अलगाववाद है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, महंगाई है, भूखमरी है, अकाल है और नस नस में व्याप्त भ्रष्टाचार है। ऐसे समय में अगर देश के नौजवान और खास तौर से देश के विद्यार्थी अगर जागृत नहीं होंगे तो रतन लाल जी, ये एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति है इस देश के भविष्य के लिए। मैंने अपने इस पुस्तक के माध्यम से जो स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों की और युवकों की जबरदस्त भूमिका रही है और जो इतिहास के पन्नों में अंकित नहीं हो सकी, मैंने उन अनछुए पहलुओं को, उन कुर्बानियों को, उनके त्याग और उनके बलिदानों को इसमें रेखांकित करने का प्रयास किया। इसने बंग दर्शन के जरिए और यंग बंगाल के जरिए बंगला रेनेसा के नाम से जो मशहूर हुआ, आगे चल के जिसने ये लौ जलाई, उस व्यक्ति का भारत के इतिहास में इतिहास की किसी भी पुस्तक में नाम ही नहीं। वो एक पुर्तगाली नौजवान शिक्षक था, लुइस हेनरी विवियन डेरेजियो, जिसने 1909 में बंगाल में के नौजवानों में एक क्रांति का संदेश दिया। वतन की फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। ये पंक्तियां जो मैंने पढ़ी है, एक पुस्तक की पंक्तियां हैं और बहुत खास अंदाज में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। सीरीज का नाम है भारत में छात्र आंदोलन। जब आप युवा आंदोलन की बात करते हैं तो युवा आंदोलन का मतलब छात्र आंदोलन ही होता है। और जब जब छात्र जगा है, जब जब विश्वविद्यालय ने अपनी भूमिका निभाई है, देश और दुनिया में हुक्मरानों की नींव हिल गई। मैं बात कर रहा हूं 60 के दशक के छात्र आंदोलन की। भारत में नहीं, पूरे दुनिया में जो हुक्मरान थे उनकी जड़ें हिला दी गई थी। और इस पर अगर भारत में छात्र आंदोलन के इतिहास को देखें तो हमारे साथ आज एक खास मेहमान, उनको आप लिविंग लेजेंड कह सकते हैं। सतपाल मलिक साहब का इंटरव्यू हमने किया था और उसमें श्याम कृष्ण पांडे नाम आपने चर्चा सुना था। उसमें आज अम्बेडकरनामा में मौजूद है और उनकी 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं। मैं दिखा रहा हूं कि भारत
छात्र आंदोलन का इतिहास 2 वॉल्यूम में है और ये इलाहाबाद से छपी है। सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित हुआ है और श्याम कृष्ण पांडे साहब इसके लेखक हैं। इन्होंने अपना रॉयल्टी छोड़ दिया है और ये 1200 पेज की किताब है। इस इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये छात्र आंदोलन के इतिहास के बारे में। तो इसमें हम चर्चा लगातार अम्बेडकरनामा पर करेंगे और जाहिर है कि अम्बेडकरनामा बहुत सारे युवा छात्र सुनते हैं, वो सुने और इसका लाभ उठाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और छात्रों की, शिक्षकों की क्या भूमिका होती है समाज और राजनीति में, इसको समझे बेहतरीन तरीके से। आज श्याम कृष्ण पांडे साहब अम्बेडकरनामा में मौजूद हैं। किताब का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो साथी भी किताब पढ़ना चाहें तो ज्यादा महंगी नहीं है, 1200 पेज की किताब है। आप मंगवा सकते हैं साहित्य सम्मेलन प्रयाग से और वहां से मिलेगी। मैंने भी किताब मंगवाई है पूरे छात्र आंदोलन के बारे में। और श्याम कृष्ण पांडे साहब 60 के दशक में छात्र आंदोलन के बड़े चर्चित नाम, बड़े नेता रहे हैं। इसलिए उनसे एकदम लाइव ये समझना कि छात्र आंदोलन क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, ये सब समझना और जानना बेहद जरूरी है अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा पे। सर मैंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रतन लाल जी को। आज आपके किताब पे भी चर्चा होनी है और अपना अनुभव बताएं। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें, ये बड़ी जब आप लंबी दास्तान है। छात्र थे वहीं से शुरू करें, ज्यादा बेहतर। ये आपने दिखाया, ये पुस्तक 2 भागों में है। स्वाधीनता का दौर इसका पहला भाग है और जी स्वतंत्रता के बाद इसका दूसरा भाग है। छात्रों की जो भागीदारी पूर्व स्वतंत्रता काल में रही है, भारत में और विदेशों में भी, जी और उसके बाद 1947 की आज़ादी के बाद के दौर के जो आंदोलन हुए, उन सब जी को इस पुस्तक में समेकित किया गया है। जी आपने बताया है 2 भागों में है, ये 1600 पृष्ठों में है रॉयल साइज में। हमने दरअसल विदेश के छात्र आंदोलनों पर लगभग कई 100 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। जी संयोगात भारतीय छात्र आंदोलन के संदर्भ में कोई प्रामाणिक पुस्तक हम लोगों के सामने नहीं थी। 3-4 पुस्तकें लिखी गईं, लेकिन कुछ वो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में और एक सीमित दायरे में और किसी एक राजनैतिक विचारधारा को लेकर। तो ये अभाव महसूस होता था और देश के जो तमाम उस समय के छात्र आंदोलन के साथी थे, वो बहुधा मुझसे ये कहते थे कि इस पर काम होना चाहिए, और उनकी सोच ये थी कि शायद इस विषय पर हम ज़्यादा उपयुक्त होंगे इस काम को सामने लाने के लिए। उस दौर में जब हम जाएं तो ये छात्र संगठनों की या छात्र आंदोलनों का जो संदेश आया हम लोगों के सामने, वो यूरोप से और बाहर से आया। कारण ये था कि जब इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, वहाँ की स्वेच्छाचारिता के खिलाफ, औपनिवेशिक भावनाओं के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ एक दौर उठा, जब वहाँ के साहित्यकारों ने, कवियों ने, लेखकों ने इस विषय को उठाया, जिसका प्रभाव विदेश के नौजवानों पर पड़ा, विशेष रूप से छात्रों पर। अब मिल्टन, शेली, बायरन की कविताओं ने इंग्लैंड के निरंकुश शासन के खिलाफ अपनी कविताओं के माध्यम से आह्वान किया। उसी दौर में बाल्टेयर, रूसो, मैजिनी, कार्ल मार्क्स ने उस समय के निरंकुश शासन, साम्राज्यवाद और दमनकारी नीतियों के खिलाफ तमाम बातें लिखी। अब हिंदुस्तान से जो बाहर गए थे, यहाँ के उस समय के नौजवान विद्यार्थी, यूँ तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा पद्धति किस उद्देश्य से लाई गई थी, क्लर्क, नौकर और इंस्पेक्टर पैदा करने के लिए। लेकिन वहाँ के वातावरण
को देखकर, वहाँ के उद्वेलन को देखकर और वहाँ बढ़ रहे नौजवानों के उत्कर्ष को देखकर उसकी प्रेरणा लेकर बहुत से अपने देश के तत्कालीन विद्यार्थी अपने देश में लौट के आए। एक बहुत बड़ा हिस्सा तो नौकरियों में चला गया, सिविल सेवाओं में चला गया, और एक दूसरा हिस्सा उन छात्रों का ऐसा था जिन्होंने यूरोप से और पश्चिमी संस्कृति से नवजागरण की प्रेरणा ली। तो इस तरह हिंदुस्तान में इसका सूत्रपात हुआ। हमारे इतिहास में हम असल में इस पुस्तक की तैयारी में मुझे लगभग 4 वर्ष लगे। 4 वर्ष मैं देश के हर कोने में, हर प्रांत में गया। कलकत्ता की लाइब्रेरी, बम्बई की लाइब्रेरी, बॉम्बे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, चेन्नई गया मैं, उड़ीसा गया, असम गया। क्योंकि सब जगह की सूचनाएं एकत्रित करनी थी, इसलिए लगभग 4 वर्षों तक मैं इस देश में अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर घूमता रहा। अब देखने में बात यह आई कि जो इतिहास लिखा गया वो एक सीमित दायरे में लिखा गया। ब्रिटिश सरकार के गजेटियर्स की रिपोर्ट और इन सब रिपोर्ट्स के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा गया। और जब मैं उन जगहों, स्थानों पर गया, तमाम स्थानों पर, वहाँ के उस समय के बुजुर्गों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को देखा था, उनके साक्षात्कार लिए, रिपोर्टाज, फाइलें और समय के तमाम अखबार, पत्र पत्रिकाएं खोजी, तब मुझे लगा कि इतिहास का एक बहुत बड़ा पहलू अनछुआ रह गया है और आज तक जनमानस के सामने या देश के सामने नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, महर्षि रमन, सिस्टर निवेदिता, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब लोगों की चर्चा है। लेकिन इस देश में जो नवजागरण प्रारंभ हुआ, इस नवजागरण का अग्रदूत, मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक जो था, जिसने बंग दर्शन के जरिए और यंग बंगाल के जरिए बंगला रेनेसा के नाम से जो मशहूर हुआ, आगे चल के जिसने ये लौ जलाई, उस व्यक्ति का भारत के इतिहास में, इतिहास की किसी भी पुस्तक में नाम ही नहीं। वो एक पुर्तगाली नौजवान शिक्षक था, लुइस हेनरी विवियन डेरेजियो, जिसने 1909 में बंगाल में के नौजवानों में एक क्रांति का संदेश दिया और महज 21 वर्ष की अल्पायु में उसका निधन भी हो गया। और वो डेरेजियो जो क्रांति की लौ और नवजागरण की लौ और अलग जगा कर दिवंगत हुए, इतनी अल्पायु में वो यंग शिक्षक जो पुर्तगाल से यहाँ आए थे, वही उसी लौ ने आगे चल के राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सिस्टर निवेदिता, उसी रौ और से बंगला रेनेसा के माध्यम से आए। अब यह सर्वविदित है कि 1857 के संग्राम के बाद जो प्रथम अहिंसक आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ, वो बंग भंग आंदोलन था। बंग भंग आंदोलन पहला वो आंदोलन था जिसके माध्यम से भारत में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये अहिंसक ढंग से क्रांति का उद्भव हुआ। ये आपने जो प्रारंभ में जो शेर सुनाया, वतन की फिक्र नादा, ये उसी बंग भंग आंदोलन के 1905 के दौर में डॉक्टर इकबाल ने गाया था। और मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी उसी दौर में कहा था, भारत दुर्दशा नामक उनका जो प्रचलित ग्रंथ है, कहा था कि भारत दुर्दशा देखी न जाई, आवों मिलकर हम सब रोवों भाई। तो उसी आंदोलन के जरिए भारतवर्ष में इसकी शुरुआत हुई। ये वो 1905 का दौर था। फिर हमने 1920 का दौर देखा, जब महात्मा गांधी भारत के राजनीतिक पटल पर 1915 में साउथ अफ्रीका से आने के बाद उतरे।
आगे चल के जो तमाम राष्ट्र नेताओं की पंक्ति थी उन सब से हम और सारा देश लगभग सुपरिचित है। मैंने अपने इस पुस्तक के माध्यम से जो स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों की और युवकों की जबरदस्त भूमिका रही है और जो इतिहास के पन्नों में अंकित नहीं हो सकी, मैंने उन अनछुए पहलुओं को, उन कुर्बानियों को, उनके त्याग और उनके बलिदानों को इसमें रेखांकित करने का प्रयास किया। और जी इस पुस्तक का दायरा छात्र आंदोलनों तक ही सीमित है। अब जैसे जब हम पट्टाभी सीतारमैया के इतिहास को पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखा, उसी के साथ अन्य इतिहासकारों ने लिखा। बाद में पंडित विशंबरनाथ पांडे ने इतिहास लिखा, अन्य इतिहासकारों के भी इतिहास पढ़े। उसमें हमने देखा कि 1942 की जो क्रांति थी, जो बाद में अगस्त क्रांति के रूप में आई, उसके दौर में 15-15, 20-20 पन्नों के वाइसराय ने गांधी जी को क्या लिखा, गांधी ने वाइसराय को क्या लिखा, फिर कांग्रेस की कार्य समिति की बैठकों में क्या निर्णय हुए, क्या फैसले हुए, और अधिकांशतः और 1942 के आंदोलन को 2 पेजों में पट्टाभी सीतारमैया जी के इतिहास में समाहित कर दिया। 2 पृष्ठों में कितने पुलिस थाने जलाए गए, कितनी रेल लाइन काटी गई, कितनी पटरियां काटी गई, कितनी शहादतें हुई और कितने गिरफ्तार हुए, कितने लाठीचार्ज हुए, कितने लोग शहीद हुए, मारे गए। और जबकि 1942 का सारा आंदोलन कांग्रेस के सारे नेता 8 अगस्त की रात गिरफ्तार कर लिए गए थे। बंबई में पूरी AICC गिरफ्तार कर ली गई थी और सारे प्रदेशों में जितने कांग्रेस के नेता थे, आज़ादी की लड़ाई के सेनानी थे, सब प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस समय पूरे हिंदुस्तान के छात्रों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई कमान संभाल ली थी और गांधी जी का जो करो और मरो का नारा था, उस नारे को लेकर कूद गए थे। उन 28 दिनों के उस संघर्ष में सारा का सारा संघर्ष हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया था। लाहौर से लेकर हिंदुस्तान तक के सारे विश्वविद्यालय बंद थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेना तक का प्रवेश हो गया था, जो कि पहली बार ऐसी घटना घटी थी। बंबई से शुरू होकर आंदोलन दिल्ली पहुंचा, एक साथ सब जगह शुरू हुआ क्रमशः, दिल्ली से इलाहाबाद, इलाहाबाद से पटना होते हुए लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया। तो हमने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से छात्रों के का जो क्रांतिकारी रोल स्वतंत्रता संग्राम में रहा, उसको रेखांकित करने का प्रयास किया। और वो प्रयास इसलिए भी जरूरी था कि आज जो छात्रों की करोड़ों की संख्या है, जो इस देश में मतिभ्रम में है, असमंजस में है और देश की स्थिति को देखकर जो अपने रोल को नहीं समझ रहे हैं, अपने दायित्व को नहीं समझ के स्पर्श से जो अलग चल रहे हैं, उनको उनके उस गौरवशाली अतीत से परिचय कराने की भी मंशा से ये पुस्तक लिखी गई है। अपने गौरव से प्रेरणा लें, हिंदुस्तान के अतीत से, विदेशों में हुई जन क्रांतियों के माध्यम से, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति ज़ारशाही के खिलाफ, फ्रांस की राज्य क्रांति से लेकर इटली और तमाम यूरोपीय देशों में जो उस दौर में जन क्रांतियां हुई और जिनके बाद जिसका असर भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में आया, अपने उस गौरवशाली इतिहास से अवगत हों और वो समझें कि इस देश में जो हालत है इस समय, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, अलगाववाद है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, महंगाई है, भूखमरी है, अकाल है और नस नस में व्याप्त भ्रष्टाचार है। ऐसे समय में अगर देश के नौजवान और खास तौर से देश के विद्यार्थी अगर जागृत नहीं होंगे तो रतन लाल जी, ये एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति है इस देश के भविष्य के लिए। और फिलहाल समस्या उस समय आजादी के दौर में, उसके बाद तक बहुत से नायकत्व हम लोगों के सामने थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी अपने समय में थे, तमाम एक लंबी फेहरिस्त, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, सारे के सारे। आज
फिलहाल जो स्थिति है, नायकत्व का कोई कीर्ति स्तंभ इस समय हमारे देश में अभी स्पष्ट रूप से हम आजकल के नौजवानों के सामने नहीं है। और उस समय के उन महान नेताओं का जीवन एक आदर्श था। कुछ आदर्श और उद्देश्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। आज की जो राजनीति है और जो राजनेता हैं, उनमें अभी वो आदर्श पूर्णतया दिख नहीं रहे हैं। अगर कहीं कहीं उसके लक्षण भी दिख रहे हैं तो अभी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करनी है। मैं कहूँ कि राजनीति का क्षरण हो गया है, आदर्श विहीन राजनेता हमारे सामने हैं। संसद आप देख ही रहे हैं, 1/4 संसद अपराधियों से घिरी हुई है, अपराधियों से, जघन्य अपराधियों से, जो भारतीय संसद में और विधानसभाओं में मौजूद हैं। अब आप कल्पना करें कि किसी एक मोहल्ले में या लोकेलिटी में हर 4 घर के बाद एक अगर अपराधी मौजूद है, हर 4 घर के बाद, तो मैं समझता हूँ वो छोड़कर या वो लोकेलिटी छोड़कर आदमी बाहर चले जाएंगे। मगर आज हमारे संसद की ये स्थिति है। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा। अब देश का संविधान खतरे में है, ये जग जाहिर बात है। संविधान तार तार हो रहा है। सभी स्वायत्त संस्थाओं पर सरकार का दबाव और नियंत्रण और शिकंजा कसता चला जा रहा है। अब राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे हैं। अगर संविधान खतरे में है तो उस पर कोई एक पार्टी, एक राजनीतिक दल बोलेगा तो दूसरा उस पर बोल के दूसरे मुद्दों पर अपने आप को सीमित रखेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश की इन मौजूदा परिस्थितियों को उठाने के लिए, इन पर संघर्ष करने के लिए या आवाज मुखरित करने के लिए कोई एक वर्ग या कोई राजनीतिक दल स्पष्ट रूप से सामने नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी स्थिति यह है प्रोफेसर रतनलाल जी कि इस देश का नौजवान भी असमंजस में ग्रस्त है। लग रहा है वो किसी ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि किस दिशा में वो, किस सड़क पर उसे जाना है वो समझ नहीं रहा। अब ये बहुत बड़ी चिंता की स्थिति है, क्योंकि अगर देश में व्यवस्था का परिवर्तन होना है, अगर देश के जनमानस, अब जनमानस क्या, सरकार ही की घोषणा है कि 80 करोड़ लोगों को मतलब भोजन दे रहे हैं, उनको भोजन के लाले हैं। एक तरफ आजादी के अमृत महोत्सव की बात हो रही है, एक तरफ 80 करोड़ भूख लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए राशन, अनाज और अन्य सुविधाएं देनी पड़ रही हैं। अब प्रश्न ये है कि मौजूदा स्थिति में क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब हम तो 80 साल की उम्र के ऊपर हो चुके। अपने समय में हमने, हमारे हजारों साथियों ने जबरदस्त संघर्ष किया था। अब आज के नौजवानों से अपेक्षा यही की जा सकती है कि वे इस देश की दुर्दशा को समझें, इस देश की स्थिति को समझें और एक बार इस पर विचार करें। मतलब इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बात शुरू होनी चाहिए और बात जब शुरू होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। निराशा नहीं होने की जरूरत है। एक शेर याद आ रहा है मुझे प्रोफेसर साहब, ये नाउम्मीद, ये बेयकीनी, यकीन और उम्मीद की झलक है। और क्या बात। इन्हीं अंधेरों को पार करके यकीन की रोशनी मिलेगी। तो आप तो प्रबुद्ध शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, इस देश में हजारों हजार प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, नौजवान हैं, शोध छात्र हैं। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक समाज पर है, शिक्षक और शिक्षित वर्ग पर। जैसे 1920 में महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि स्कूल कॉलेज छोड़ो, बाहर आओ, और इन्हीं के अनुकरण में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण सब ने आवाज उठाई थी। अब लग ये रहा है कि जिन मूल्यों के लिए स्वतंत्रता संग्राम चला था, अनगिनत बलिदान हुए थे, वो सारे के सारे मूल्य आज तिरोहित होते जा रहे हैं। यानी स्वाधीनता लड़ाई
का मतलब था एक हमारा लोकतंत्र, हमारी समानता और समान अवसर का सिद्धांत, हमारा समाजवादी मूल्यों की प्रतिष्ठापना। ये सारी की सारे मूल्य आज इनका अवमूल्यन होता जा रहा है। अब इस स्थिति में ये चिंता के विषय तो है ही कि बात शुरू कहाँ से हो, बात कैसे हो। आजकल के नौजवानों के बीच में एक बार फिर जागरण के भाव कैसे उठें, वे इस देश की आम जनता की भावनाओं को ये नौजवान कैसे समझें और व्यवस्था परिवर्तन के लिए वे लामबंद होकर एक बार सामने आए, ये चिंता का विषय है प्रोफेसर रतन लाल। दोनों वॉल्यूम आपकी मेरे पास है। संजीव पांडे साहब हमारे मित्र हैं और आपके भी मित्र हैं, वो लेकर आए मेरे पास किताब और संजीव उन्होंने पांडे कहा जी, कि इतना संजीव बढ़िया पांडे जी दस्ता। बहुत चर्चित पत्रकार हैं और जी। उनके लेख हम तमाम पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। और अम्बेडकर नामा जारी करके आपने एक हलचल मचा दी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस बात की हम लोग आकांक्षा कर रहे हैं या भविष्य में जिस दौर को देखने की चाहत रखते हैं, उसमें जी। आप जैसे प्रोफेसर्स का, विद्वानों का और संजीव पांडे जैसे पत्रकारों का से भी बहुत अपेक्षा है। आप याद करें, आचार्य कृपलानी 1920 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़कर बाहर निकल पड़े थे और जी। तमाम ऐसे लोगों ने अपनी वकालतें छोड़ी। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन, ऐसे सब लोग, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऐसे तमाम लोग अपनी वकालत और पेशे छोड़कर बाहर निकल आए थे। तो आजकल पत्रकारिता जगत की भी आप हालत देख रहे हैं। लगभग जी। 90% पत्रकार और समाचार पत्र लोकतंत्र की दिशा से काल कबलित हो चुके हैं। तो एक अजीब स्थिति है प्रोफेसर। इस सर पर गहनता से विचार करने की जरूरत है, संगोष्ठियों की आवश्यकता है। एक बार विश्वविद्यालयों में विचार गोष्ठियां चलें, इसकी जरूरत है। और इसमें छात्र ही नहीं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आप ऐसे प्रोफेसर्स की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है, ये मैं महसूस करता हूँ। आपने आपने कहा सर कि आप 80 साल के हो चुके हैं। दो उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जय तीन जी। तीन उदाहरण दे रहा हूँ। वीर कुंवर जी। सिंह, जयप्रकाश नारायण, बहादुर शाह जफर, ये सब जब, हाँ, तो अब आप जो है इलाहाबाद से निकलिए और जो आपने बात कही है छात्रों से संवाद होना चाहिए, डायलॉग विद स्टूडेंट्स, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम आपका तय करेंगे और उसमें आपको आना होगा। और डीयू, जेएनयू, जामिया, इलाहाबाद, लखनऊ, बीएचयू, तमाम ऐसे जगहों पर आपको लेकर चलेंगे और आपको छात्रों को संबोधित करना पड़ेगा इस किताब के बारे में। ये आप वादा कीजिए अम्बेडकर नामा पर कि आपको लेके चलें, गर्मी थोड़ी कम हो जाए तब आपको अपनी भूमिका निभानी है। आपके प्रस्ताव को मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ जी। और ये भी महसूस कर रहा हूँ कि आप हृदय तल की गहराइयों से व्यवस्था परिवर्तन के सवाल पर समर्पित हैं, हृदय की गहराइयों से। सर आपने शुक्रिया सर। बहादुर शाह जफर, बहुत बड़ा नाम था, देश के बादशाह थे और जी। 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर जी के ही नेतृत्व में इस देश में लड़ी गई थी। तो उम्र के मामले में हो सकता है बहादुर शाह जफर जी से मिलता जुलता हूँ, लेकिन जयप्रकाश 1973, वो 73 साल की उम्र में आंदोलन में उतरे थे। जी। हम तो उनसे उम्र में 8-9 साल आगे निकल गए हैं। दूसरी बात ये है कि जयप्रकाश नारायण जी जो राजनीति से अलग हो गए थे, लेकिन देश की स्थिति को देखकर उन्होंने उन्हें राजनीति में लौटना पड़ा था और गुजरात के आंदोलन से उन्होंने शुरुआत की थी। अब जी। वो गुजरात का जो आंदोलन था, वो हर आंदोलन हमारे देश में स्पॉन्टेनियस होता है। हम्म। जितना भी कुछ हुआ है स्वतंत्रता संग्राम के बाद के दौर में, वो स्पॉन्टेनियस रहा है, अचानक। अब गुजरात में एक मेस में खाने की फीस और मेस की फीस बड़ी थोड़ी सी बढ़ी थी और उसी पर छात्रों ने आंदोलन शुरू हम्म। किया
और आंदोलन बढ़ते बढ़ते पूरे गुजरात में फैल गया। महज एक मेस में मामूली सी फीस भरी थी। अब जनता ने उस आंदोलन में भागीदारी इसलिए की क्योंकि उस समय के उन छात्र नेताओं ने, उस समय जो काला बाजारी चल रही थी, मुनाफाखोरी चल रही थी, गुजरात में दामों की लूट चल रही थी और होल्डिंग चल रही थी, और जिससे गुजरात की पूरी जनता संत्रस्त थी, उन मुद्दों को गुजरात के छात्रों ने उठाया। अब निर्वाचित बहुमत वाली सरकार गिर गई, उसके बाद भी आंदोलन नहीं रुका। जयप्रकाश जी और कृपलानी जी उस आंदोलन में पहुंचे, और जब सरकार का भी इस्तीफा हो गया, मेरा जहां तक याद है चिमन भाई पटेल की सरकार थी, सरकार के इस्तीफे के बाद भी छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखा, नवनिर्माण आंदोलन, और उन्होंने असेंबली भंग करने की मांग उठाई, और मजबूर होकर इंदिरा गांधी ऐसी विश्वविख्यात प्रधानमंत्री को गुजरात की असेंबली भी भंग करने का निर्देश कराना पड़ा। उसके बाद वो बिहार का आंदोलन चला। मूलतः मुद्दे वही थे, और छात्र जनता की समस्याओं को लेकर और समाज की समस्याओं को लेकर आंदोलन में उतरे थे। आज छात्र अपने ही कैंपस में सीमित हैं, अपनी ही समस्याओं के लिए ठीक से नहीं उभर पा रहे हैं। समस्या ये है। और विश्वविद्यालयों की हालत भी आप देख रहे हैं। अब कल्पना करें हम, विश्वविद्यालयों का विचार भारतवर्ष से ही बाहर गया था। हमारी तक्षशिला, नालंदा, उज्जैनी, काशी, विक्रमशिला, ये सब विश्वविख्यात शिक्षा के केंद्र थे, और इन्हीं शिक्षा केंद्रों का अनुसरण करके भारत के बाहर विदेशों में उच्च शिक्षा की अवधारणा फैली। अब आज तब एक कुल का नाम रखा गया था, कुलपति, कुलाधिपति, आचार्य। अब ये पद तो मौजूद है इस समय सभी विश्वविद्यालयों में, लेकिन जिन भावनाओं से हमारे तक्षशिला, नालंदा के विश्वविद्यालयों ने शिक्षा दी थी कि विश्वविद्यालय एक परिवार है, एक कुल है, आज विश्वविद्यालयों में वो कहीं दिख ही नहीं रहा कि एक कुल है। लग तो छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन एक दूसरे के दो दुश्मन हैं। कुलपति या कुलपिता, इनका आचरण देख लें। छात्र शिक्षक संवाद गायब है। छात्रों की जो जायज समस्याएं हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं है। जिस तरह तमाम मुख्यमंत्री और मंत्रीगण एक लंबी सिक्योरिटी फोर्स के साथ चलते हैं, आजकल वो कुलपति मुहैया करा दी गई है। छात्र संघ जो छात्रों की समस्याओं को उठाते रहते थे, छात्र संघ ज्यादातर जगह भंग कर दिए गए हैं, या अधिकांशतः जगह चुनाव ही नहीं होने दिए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे तमाम विश्वविद्यालयों के उपकुलपति भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हो रहे हैं। अभी पहले की घटना है, मेरठ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय परीक्षाओं में नकल और पर्चे, इम्तिहान के पर्चे पहले से वितरित कराने के आरोप में गिरफ्तार हुए, जेल गए। विश्वविद्यालयों में जो शिक्षाविदों की नियुक्तियां हुआ करती थी, और बहुत 25-30 साल तक, आजादी के बाद 40 साल तक जो निष्पक्ष और रूप से शिक्षाविदों की नियुक्तियां हुआ करती थी, आजकल वो सब राजनीतिक दलों के माध्यम से उनकी इच्छाओं के हिसाब से हो रही हैं। और इस समय मैं देख रहा हूँ देश में 90% नियुक्तियां एक विचारधारा के लोगों की हो रही हैं, कुलपति के पदों पर, इन पदों पर। तो ये बहुत आरएसएस वाले हैं सब, आरएसएस वाले संतरा सब अपॉइंटमेंट हो रहा है। आप न भी कहते तो भी सारा देश देख रहा है, कम से कम पढ़े लिखे समझदार लोग देख रहे हैं। प्रेस और मीडिया उसको कितना भी दबाए, तो ये एक बड़ी चिंतनीय स्थिति है। हम विश्वविद्यालय में जब पढ़ते थे तो 12 रुपए महीने फीस थी। हाँ, हम लोगों ने 12 रुपए ही दिया, हम लोगों ने भी 12 रुपए ही दिया है। हाँ, तो इस 12 रुपए महीने में हम लोग पूरी पढ़ाई करके
बाहर जी निकल गए। अब इस समय हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालयों में हर जगह, हमारे यहाँ तो 400% फीस बढ़ा दी गई। हाँ, अभी यानी आंदोलन अब चल रहा है। गांव गांव से मामूली मध्यम श्रेणी, लोअर मध्यम श्रेणी, गरीब परिवारों के बच्चे जो साइकिल चला के 15-15, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, वो 400 गुनी फीस की अपेक्षा परीक्षा फार्म, एडमिशन फीस का फार्म, हर चीज में शुल्क बढ़ा दिए गए। और जबकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार के पास संसाधनों की कहाँ से कमी आ गई। पिछली सरकारों के जमाने में कैसे 12 रुपए फीस दे के हम लोग पढ़ रहे थे, अब इनको 5-5, 6-6 हजार रुपए फीस करनी पड़ रही है 12 रुपए की जगह। ये सब धन कहाँ जा रहा है, ये सब भी शोध का विषय है। जी नस नस पर टैक्स लगा दिया गया, उधर नस हम्म नस चार, इधर नस नस पर टैक्स है। हर चीज पर टैक्स, एक ही नहीं कई तरह के टैक्स है। यानी सरकार की आमदनी भी तिगनी चौगनी बढ़ गई है पिछली सरकारों की अपेक्षा। तो अब इस वक्त क्या चल रहा है, आप तो दिल्ली में बैठे हो शीर्ष पर, आप ज्यादा करीब से देख रहे हो। आप राजधानी में हो, हम लोग तो छोटे छोटे जिलों में। नहीं सर, आपका नाम बड़ा है। और एक बात बहुत विनम्रता के साथ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी प्रोफेसर साहब। बात है कि मैं जब पीएचडी कर रहा था काशी प्रसाद जायसवाल पे, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन अक्सर जाया करता था वहां पर। शुक्ला जी थे और बहुत सारी सामग्री उन्होंने मुहैया कराया मुझे। हम्म। इस किताब में जो आपने लिखा है, जितने बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, आप समाजवादी युवजन सभा से भी जुड़े रहे हैं। जी। मेरा सिर्फ आग्रह यह है कि अगला एडिशन जो होगा तो आप मुझे सहयोगी रख लें, मैं इसको रिवाइज करके और एक संपादकीय के साथ फिर इसको पेपर बैग में छापना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट भी खरीद सकें और छात्र खरीदें। छोटे-छोटे वॉल्यूम्स में छापेंगे इसको। और ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जाना चाहिए छात्रों के बीच, शिक्षकों के बीच। और दिनकर की पंक्तियाँ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि आजकल के ज्यादा पत्रकार और बुद्धिजीवी इस बात से डरते हैं कहीं उनकी कलम से या लेखनी से या वाणी में कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, अधिकारी, नेता नाराज हो जाए। और जब इस देश के बुद्धिजीवी अगर इस तरह के होंगे तो देश का क्या हाल होगा, इस समझ सकते हैं। सर, 3 भाषण इसमें और ऐड करना चाहता हूँ आपकी किताब में। आप लोहिया साहब को आपने देखा है, लोहिया साहब छात्रों को संबोधित करते थे। शायद वो भाषण इस किताब में नहीं है, शायद। और हम्म। अंबेडकर साहब के भाषण है बहुत महत्वपूर्ण। वो बीएचयू में छात्रों को एड्रेस करने गए थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और लुधियाना में गए थे, डीएवी कॉलेज में। वहां पे छात्र स्टूडेंट पार्लियामेंट हुआ था जिसमें अंबेडकर साहब का बहुत महत्वपूर्ण भाषण छात्रों के बीच। तो हम्म। हम समझते हैं कि अगर इसको थोड़ा रिवाइज किया जाए और बाद में लोहिया साहब अम्बेडकर के भाषण छात्रों से कैसे संवाद करते थे उनको भी शामिल कर दिया जाए तो ज्यादा थोड़ा बेहतर होगा। नहीं नहीं, ये बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। असल में पूर्व स्वतंत्रता काल के दौर में वो जो जहाँ तक हम घूमे, हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और अन्य उस समय के महानुभावों के भाषण मिले। डॉक्टर लोहिया जी के भाषण जो हैं उस समय छात्र अखिल भारतीय छात्र सम्मेलनों में नहीं हुए थे। उस वक्त दो ही लोग सुने जा रहे थे, अच्छा, जिसमें नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस। बाद में मैंने इसमें जयप्रकाश नारायण जी का 1942 का वो पत्रक मिल गया था जो मैंने उसको जी डाला है उसमें। लोहिया जी वाला उपलब्ध नहीं था। और लोहिया जी के नेतृत्व में तो काम करने का हम लोग बहुत मौका मिला है। मूलतः हम लोग समाजवादी हैं। डॉक्टर जी लोहिया से मैंने अपने छात्र संघ का उद्घाटन कराया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के आंदोलन का। और 1952 में, नहीं नहीं, 1962 में लोहिया जी के चुनाव में भी मैं निकल गया था। हम लोग कुल 16-17 लोग थे जो इक्के पर चल के
इक्के से और लाउड स्पीकर से डॉक्टर लोहिया का इलेक्शन लड़ रहे थे और डॉक्टर लोहिया के पास भी एक ही जीप थी। हालांकि हम मूलतः ये जो हम एक कंट्राडिक्टरी पर्सन रहे, कंट्राडिक्टरी, हम में बहुत से कंट्राडिक्शन हैं। जैसे नेहरू जी भी पसंद थे, जयप्रकाश नारायण जी पसंद थे, इंदिरा गांधी भी पसंद थी, जयप्रकाश नारायण भी पसंद थे, नेहरू जी देश के राष्ट्र नायक के रूप में, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हमारी श्रद्धा के पात्र रहे। लेकिन लोहिया जी जो बदलाव की बात लेकर उतरे, वो लोहिया जी के प्रति भी झुकाव था। लोहिया जी के चुनाव में मैं चला जरूर गया, वो भी एक घटना है, अगर समय हो तो मैं कह दूं संक्षेप में। हाँ हाँ, पूरा समय है, हमारे यहाँ समय की कमी नहीं होती है कभी। 1961-62 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हुआ। 1962-63 में प्रेसिडेंट हुआ। 1962 की बात है, मैं जब यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट था तो पता लगा कि डॉक्टर लोहिया की पीटी टंडन पार्क में सभा होने वाली है। थोड़ा एक बात और बता दूं कि मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली का उत्तराधिकारी हूं। हमारे ग्रैंडफादर 1930, 32, 1942 के आंदोलनों में 3-4 साल जेल में रहे। ग्रैंडफादर तीनों भाई, और 1942 के आंदोलन में ग्रैंडफादर्स के साथ मेरे पिता, मेरे चाचा गण, ये सारे के सारे लोग जेल में चले गए थे। अच्छा, और पूरा खानदान के वयस्क लोग जेल में थे, और जेल के बाहर जो पुरुष सदस्य मौजूद थे, मेल मेंबर, वो मेरे बड़े भाई थे जो 8 साल की उम्र के थे, बाकी सब जेल में थे। अच्छा, तो हमारे संस्कारों में वो स्वतंत्रता सेनानियों का वो बीज रक्त मौजूद है। जिक्र इसलिए किया कि मेरे ग्रैंडफादर एआईसीसी में के परमानेंट सेक्रेटरी थे जब एआईसीसी स्वराज भवन में था इलाहाबाद में। जी जी। अब जो मेरे ससुर जी हुए, अब नहीं है, लोग दिवंगत हैं, वो आनंद भवन, स्वराज भवन, नेहरू मेमोरियल के केयर टेकर थे, मुंशी कन्हैया लाल जी। ये और इन लोगों को रहने के लिए भी स्वराज भवन में ही परिसर में, उसी मुख्य कोठी में कमरे दिए गए थे। वही तो ग्रैंडफादर डॉक्टर लोहिया, आचार्य कृपलानी, सुचेता कृपलानी, एआईसीसी यही था, परमानेंट सेक्रेटरी होने के नाते ग्रैंडफादर इन सब लोगों से, छोटे वाले दादाजी एकदम अटैच थे, दोस्ती की तरह, घर में आना, खाना पीना। ये लोग बाहर से आते थे तो ज्यादातर हमारे ससुर जी जो आनंद भवन में रहते थे, स्वराज भवन में, या ग्रैंडफादर, उन्हीं लोगों के साथ भोजन भी इन लोगों को होता था। तो उसी में डॉक्टर लोहिया भी थे। आपको स्मरण होगा, आप तो इतिहास के विद्वान हैं, डॉक्टर लोहिया को अपना विदेश मंत्री बना रखा था नेहरू जी ने, फॉरेन सेक्रेटरी। तो लोहिया जी के बारे में भी हम लोग बचपन से सुनते थे। तो जब ये हुआ कि लोहिया जी का भाषण होने वाला है पीटी टंडन पार्क में, तो मैं करीब 1000, आप देख रहे हो पीटी पार्क यूनिवर्सिटी करीब करीब है, हम लोग करीब 1000 की संख्या में उनकी सभा में पहुंच गए। और सभा में पहले से 4-5 हजार लोग मौजूद थे, 7-8 हजार की सभा थी, बहुत बड़ी नहीं थी। उसी में डॉक्टर लोहिया ने नेहरू जी की तमाम नीतियों की आलोचना करते हुए ये घोषणा की कि हम पंडित नेहरू महाराज कह रहे थे, नेहरू महाराज के खिलाफ हमारे नौजवान क्रांतिकारी युवा नेता रजनीकांत वर्मा चुनाव लड़ेंगे। अब अच्छा। उनका पूरा भाषण सुन चुके थे हम लोग, भाषण के बाद में उन्होंने घोषणा कर दी। अब नई उम्र थी, मैं मीटिंग में नीचे था, मैं चिल्लाया, हमने कहा डॉक्टर साहब, व्यक्तित्व से मुकाबला होना चाहिए। अब ये हुआ
पीडी पार्क में हलचल मच गई, कौन है। तो डॉक्टर लोहिया ने मंच से कहा कि कौन हो तुम नौजवान, यहाँ आओ। तो रजनीकांत वर्मा जी मंच पर मौजूद थे, पहचानते थे। उन्होंने कहा ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर साहब, और श्याम पांडे इसका नाम है। आओ ऊपर आओ। मैं ऊपर गया तो लोहिया जी ने कहा जो कहना हो बोलो। और माइक उन्होंने मेरी तरफ पकड़ा दिया, माइक स्टैंड पर अच्छा। नहीं था, वहां लेके बोल रहे थे। तब मैंने संक्षेप में सार ये था, मैंने कहा कि आप नेहरू जी की नीतियों का आपने सिलसिलेवार उसका विश्लेषण किया, आलोचना की डॉक्टर साहब। हम कहा आपके तमाम विश्लेषणों से हम लोग सहमत भी हैं, अधिकांश उससे। और हमने कहा जब सारे देश में घूम के आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ संबोधन करते रहते हैं, उनकी नीतियों पर आक्रमण करते रहते हैं, तो उस हालत में ये 1962 फूलपुर का क्षेत्र है, आप मर्दानगी दिखाइए और नेहरू जी के सामने अपनी उम्मीदवारी की क्या बात घोषणा। है। ओह! अब भीड़ में समाजवादी ज्यादा थे, छात्र भी थे, बड़ी जोरों में तालियां बजने लगी इसी प्रस्ताव पर। उसी समय डॉक्टर लोहिया ने माइक लेकर वो एक वाक्य बोला था जो बात तक पला गया। तो उन्होंने कहा था कि ये नेहरू जी, उन्होंने पत्थर कहा पत्थर से टकराने पर चोट तो लगेगी, लेकिन ये तैयार। उन्होंने हम लोगों से वचन लिया कि वादा करो कि अगर मैं इस अभियान में उतरता हूं तो तुम नौजवान लोग मेरा साथ दोगे। अब साहब, प्रोफेसर साहब हाथ उठा के हमने उठा दिया, तो सोशलिस्ट तो उठाते ही, छात्रों ने भी उठा दिया। इस तरह से डॉक्टर लोहिया की उम्मीदवारी की घोषणा हुई। क्या बात है। अब आपकी वजह से वो इलाहाबाद लड़े। हाँ, अब मैं जब वहां से लौट रहा था तो मैं अपने मन ही मन अपने आप को मैं एकदम धिक्कारता चला रहा था कि ये तुमने क्या, जो इलाहाबाद की देसी भाषा में कहते क्या, लौंडियाई कर दिया तुमने, बेवकूफ आदमी ये वो। और नेहरू जी दुनिया के नेता, हिंदुस्तान के ये आजाद हिंदुस्तान, आजादी के प्रतीक, ये भारत के नव भारत के निर्माण के प्रतीक, ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो। अब मतलब जो मैंने कहा कि मैं एक मिक्स पर्सनालिटी हूँ, अब बोल गया तो उस चुनाव में चला भी गया फिर लोहिया जी के। और जब रिजल्ट घोषित होना था कचहरी में, हाँ, मैं लोहिया जी के चुनाव में साइकिल और बस से, मेरे ग्रैंडफादर AICC से आके नेहरू जी के चुनाव इंचार्ज थे, वो उमाशंकर दीक्षित जी। उसी घर की जीप से मेरे बाबा निकलते थे नेहरू जी के प्रचार में, और मैं और चुपचाप आप उनसे जाता था लोहिया जी के प्रचार में। तो मैं कह रहा था लेकिन जिस दिन चुनाव की घोषणा होनी थी, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि लोहिया जी हार जाए, लोहिया जी हार, वरना देश का क्या होगा इस समय, तो हिंदुस्तान का क्या होगा अगर नेहरू जी न रहे। तो मैंने कहा मैं खंडित व्यक्तित्व हूँ। अब सर, खंडित व्यक्ति को आप दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं तो देखता। वो अगर अगर लोहिया साहब की जगह अगर मोदी साहब मंच पे होते और आप ऐसे अगर बोले होते तो क्या होता। नहीं, मोदी साहब तो मेरा ख्याल है कि असल में एक शिखर पर चढ़ जाना मेहनत का काम है, जी। शिखर पर चढ़ जाने के बाद उस पर बने रहना बड़ा मुश्किल काम है। और मुझे लग रहा है कि मोदी जी अब इसमें चूक गए हैं, और विपक्ष को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ कि 1914 में मोदी जी ने क्या वादे किए, 2019 में क्या वादे किए, उन्हीं वादों को बोर्ड पर क्रमवार नंबर लिख के टांग दिया जाए, 2024 का चुनाव इसी में तय हो जाएगा। अब उनकी घोषणाएं, उनके वायदे सबको पता है, मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन सर। प्रश्न ये, जी। इधर थोड़ा 4-6 महीने से राहुल जी के प्रयासों से
हम लोग आशान्वित हैं। जी। अब उसमें आपकी जो भी राय हो, लेकिन इधर जो आम मैं बात करता हूँ नौजवानों में, इन सब में, विद्यार्थियों में, लोग मिलते जुलते रहते हैं। एक आशा के केंद्र के रूप में राहुल गांधी उभर रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो सोच रहा है वो कह रहा है, और जो इस देश का जनमन चाहता है वो बोल रहा है, और निडर होके बोल रहा है। देखिए, जब ज्यादती होती है, अब हम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, गिरफ्तार हुए, आंदोलन चले, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद सब जेल में बीत गई, 16-17 बार गिरफ्तारियां हुई। तो जितना वो दमन होता था उस समय, उतना ही नाम फैलता था। और मात्र यही कारण था कि एक तरह से सारे उत्तरी भारत में एक समय में सर्वमान्य रूप से छात्रों ने, छात्र नेताओं ने मुझे अपने अगुआ के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो इस वक्त जो जाति का दौर चल रहा है राहुल गांधी के साथ, और देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, और अफसोस होता है जब सुनते हैं कि 84 साल की उम्र के बौद्धिक लोग आज भी इसलिए जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना कर दी थी। घूम फिर के प्रोफेसर कन्हैया जी, मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही के दौर में जानी चाहिए। अगर संविधान नहीं बचा, न्यायपालिका नहीं बची, आज संस्थाएं नहीं बची, और अगर मेरी व्यक्तिगत मानना है, अगर 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो ये देश का 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा और लोकतंत्र अपना समापन का अध्याय लिख देगा। सर, एक बार मेरी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे मैं डरा नहीं था, बोले ले चलो। एक काम करते हैं सर, और मेरे जी। आइडिया है, और मैं सतपाल मलिक साहब से मिला था अभी, और आपके बारे में बहुत ही हाई ओपिनियन रखते हैं सतपाल मलिक साहब। मेरे साथी हैं आइडिया पुराने। ये है जी। मेरे साथी हैं पुराने। हाँ, अभी उस पे आऊँगा। मैं ये कह रहा था कि पहली जो सभा हो छात्रों के बीच, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद ज़्यादा बेहतर होगा, और फोरम होगा यूनिवर्सिटी फोरम फॉर फ्रीडम, और उसमें इलाहाबाद में प्रोग्राम किया जाए। मैं, संजीव पांडे साहब आएँगे, सतपाल मलिक साहब को बुलाया जाए, जेपी सिंह साहब इलाहाबाद में हैं, राजकुमार जैन दिल्ली में हैं, सब लोग इकट्ठा हो और छात्रों से संवाद किया जाए। इलाहाबाद कैसा रहेगा सर? इलाहाबाद को दूसरे नंबर पर रखें। अच्छा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये संवाद दिल्ली में होगा तो इस नेशनल न्यूज़ हो। जाएगी, देश के बाहर जी। भी जा सकती। दिल्ली देश की राजधानी। अच्छा, इसी पर 1966-67 का दौर था। दिल्ली विश्वविद्यालय हुँ। में हम और ब्रिजभूषण तिवारी गए थे। वो 66-67 के दौर में तो पूरे इसमें स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन करके इस किताब में जिक्र है। मैं उस जी। लंबे दौर में जाना चाहूंगा। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय गए, वहाँ की कैंटीन में वहाँ के सब छात्र नेताओं से मुलाकात हुई। जहाँ तक याद है कि कोई मदन सलूजा उस समय प्रेसिडेंट थे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के लड़के थे। वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार जैन थे। हाँ, राजकुमार जैन साहब। आंदोलन आंदोलन की पूरी रूपरेखा बनी, पर्चे तैयार हुए, पर्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बटा, एक तारीख तय हुई जनरल बॉडी की मीटिंग की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस और सारे डिग्री कॉलेज लड़कों की सभा होगी। वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे उस समय, आवाज जा रही है आप तक? जी सर, एकदम आ रही दिल्ली है। जो प्रेसिडेंट महोदय थे वो अचानक एक शाम पहले से गायब हो गए। कल सभा होनी है, पर्चे बट चुके हैं, और प्रेसिडेंट महोदय गायब हो गए। एक अजीब समस्या खड़ी हुई। तब हम लोगों ने राजकुमार जैन से कहा कि अपने प्रेसिडेंट को ढूंढ कर लाओ। खैर, पता चला कि प्रेसिडेंट महोदय को
अशोक सेन साहब लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस प्रेसिडेंट के पिता जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, उनके माध्यम से उन प्रेसिडेंट महोदय को दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो कहीं अंडरग्राउंड करा दिया था। राजकुमार जैन जो हैं, इन्होंने हम लोगों के सामने शपथ लिया कि मैं सभा में रहूंगा, सभा की अध्यक्षता करूंगा और आंदोलन में पूरी तौर पर रहूंगा। और तब राजकुमार जैन के ही अध्यक्षता में दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पहली आंदोलन की सभा हुई थी। राजधानी दिल्ली में आंदोलन होता नहीं था। और फिर जुलूस निकला। जुलूस में आगे आगे मिरांडा हाउस की लड़कियां थीं और दिल्ली विश्वविद्यालय के और छात्राएं, जिनकी संख्या लगभग 1000 की रही होगी, जुलूस में आगे आगे। खैर, दरियागंज में लाठीचार्ज हुआ, वो अलग किस्सा है। और पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने यूनिवर्सिटी बाहर निकलते ही बसों पर हमला कर दिया। अखबारों की हेडलाइन थी DTU गर्ल स्टूडेंट्स स्टोन्ड बसेस, और बस तो हुई लड़कियों की तस्वीरें छपी हुई थी वो। लेकिन याद आई राजकुमार जैन की। राजकुमार जैन तब से जो संघर्ष में जुटे, आज तक संघर्ष कर रहे हैं और बड़ा अच्छा और लिख पढ़ भी रहे हैं जी, राजकुमार जैन। शुक्रिया। नए जनरेशन के नए नेता कम से कम तैयार किया जाए, और इसके लिए जो भी भागीदारी आपकी होगी, हमारी होगी, अम्बेडकरनामा की होगी, वो भागीदारी हम लोग जरूर पूरा करेंगे। नए जमाने के नए लीडर्स और छात्र आंदोलन से बहुत सारे नेता निकले, लेकिन हर देश प्रदेश हर जगह छात्र आंदोलन को, विश्वविद्यालयों को डिमोलिश करने की तैयारी चल रही है। मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक विमर्श का विषय है कि छात्र आंदोलन से निकले नेताओं ने ही छात्र आंदोलन को कैसे दबा दिया। इसमें शोध जारी रहे। श्याम कृष्ण पांडे साहब की बहुत ही शानदार किताब आई है हमारे पास, कई एपिसोड तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन इनसे लगातार बातचीत करते हम इनके अनुभव अगले एपिसोड में जब इनसे मिलेंगे तो सिर्फ बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब श्याम कृष्ण पांडे साहब स्टूडेंट थे, अध्यक्ष थे, इलाहाबाद में क्या चल रहा था, और आज इलाहाबाद जो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, आज 400% वहां पर फीस वृद्धि हो गई है। कैंपस में पुलिस जा रही है, छात्रों को पीटा जा रहा है। पूरा प्रशासन जो है छात्र आंदोलन और छात्रों के दमन में लगा हुआ है। अगला एपिसोड पांडे साहब के साथ छात्र आंदोलन इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में छात्र आंदोलन, उसका इतिहास और वर्तमान। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।